लेकिन एक चीज जिसने मुझे हिला के रख दिया वो जनरल इरफान, मेजर जनरल इरफान की प्रमोशन ना होना है। आसिम मुनीर मुस्तकबिल के अंदर रुसवा होंगे, रास्ते क्लियर होने की खबरें आ रही हैं कि उनको वापसी की इजाजत दे दी गई है, उनके साथ वो कुत्तों वाला सलूक नहीं किया जाएगा जो जनरल बाजवा ने किया था। मुल्क के दुश्मन को उड़ाने की इजाजत है, ये बात समझने की जरूरत है। अपनों के तो सर पे आप खड़े हुए हैं जनाब। और आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ कितना बेबस होता है, ये आप मुशर्रफ को देख लें, आप बाजवा साहब को देख लें, आसिम मुनीर हो, बाजवा हो, जिया हो, मुशर्रफ हो, तारीख में वो हमेशा फौज के नाम से याद किए जाएंगे कि 70 सालों में फौज ने क्या किया। पता है कि जो मेला सजना ही नहीं उसके लिए तैयारी क्या करें, क्योंकि मियां साहब ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। मियां साहब को एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा, सबको वापस बुला लिया गया है, फाइलें तैयार करके भेज दी गई हैं। और ये नजीर भट्ट साहब कौन है, माजी में ये क्या क्या करते रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर आता है फिर आप फौरी तौर पे यूं करके चुप करके आप बैठ जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, ये नहीं हो सकता कि इस बयानिए में जनरल आसिम मुनीर साहब आप भी ये बात समझ लें कि आज जनरल बाजवा को रगड़ा जाएगा तो कल जब आप रिटायर हो जाएंगे, एक ना दिन तो आपने रिटायर होना है, तो फिर आपको भी बहुत ज्यादा रगड़ा जाएगा, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ वाले रगड़ने में माहिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको बड़ी ही ड्रामाई इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, और मैं दावा तो नहीं करता लेकिन मेरा ये यकीन है कि ये इंफॉर्मेशन आप तक पहले नहीं पहुंची। और इस वक्त लंदन के अंदर क्या चल रहा है और कल जुमे के दिन क्या चीजें डिस्कस होने वाली हैं, ये सारी की सारी चीजों के ताने बाने मिल चुके हैं। और यही नहीं, सबूतों के ट्रक भर भर के नैब अदालतों में पहुंचना शुरू हो गए हैं। और कामरान खान के मुताबिक जो एजेंसीज हैं मिलिट्री की, उनके ट्रेंड तरीन अफसर्स को भी डेपुटेशन पे भेजा जा रहा है। इसके अलावा भी और बहुत कुछ है कि जब मियां नवाज शरीफ आएंगे, जारी सी बात है जब तक हीरो के साथ जाती ना हो तो हमदर्दी पैदा नहीं होती, तो वो क्या ड्रामा क्रिएट किया जाएगा और क्या होने वाला है और क्या चीजें अभी तक तय नहीं हुई, जिनका तासुर दिया जा रहा है कि वो तय हो चुकी हैं। और बिलावल एकदम से लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुद्दा है वो एस्टेब्लिशमेंट से उठा के क्यों PMLN तक ले गए। बहुत ही दिलचस्प इंफॉर्मेशन है, इसलिए आपको ये रिक्वेस्ट तो नहीं करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जरूर देखिएगा पूरी वीडियो एंड तक। मरियम शहबाज लंदन रवाना, शाम के टाइम वो पहुंच जाएंगी, रात के टाइम उनके चचा भी पहुंच जाएंगे। लाहौर के अंदर भी उनकी एक मुलाकात हुई है, मरियम खुद शहबाज से मिलने के लिए आई हैं। क्या बातें हुई, कैसे बातें हुई, ये भी मैं आपको भी बताता हूं। एक चीज सोचने वाली है कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो 1 माह लंदन रह के आए हैं, और ऐसी कौन सी खास बात या इंफॉर्मेशन जो फोन पे डिस्कस नहीं हो सकती, जो टेबल पे बैठ के आमने सामने आंखों में आंखें डाल के डिस्कस हो सकती है, वो कौन सी ऐसी मालूमात है जो देने के लिए भाई ने दोबारा उनको वापस बुला लिया। और आज रात को वो पहुंच जाएंगे, वाया कतर होके वो जाएंगे। अच्छा, इस एक चीज को आपको समझने की जरूरत है। हम ये कह रहे थे कि तमाम मामला तय। देखिए, एक बात याद रखें कि आधी से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो मीडिया के ऊपर आती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिट्रैक्ट करने के लिए आती है, वो तवज्जो हटाने के लिए आती है, जबकि जो हकीकत होती है वो कुछ और होती है। एक खबर आई मियां नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से, बयानिया ये होगा, बयानिया ये होगा, बयानिया ये होगा। उसके बाद दूसरी खबर आई कि एस्टेब्लिशमेंट ने मियां नवाज शरीफ की वापसी को रोक दिया है, और जो सितंबर के मिड में उन्होंने आना था वो अक्टूबर के मिड में चला गया। इसका मतलब यह कि मामला तय नहीं हो रहे थे। शहबाज शरीफ लंदन जाते हैं, वहां पे भाई से मुलाकातें करते हैं, काफी सारी मुलाकातें करते हैं। लंदन में आके उनको कई अहम लोग मिलते हैं, पैगाम रसानी का सिलसिला जारी रहता है, और उनको बता दिया जाता है कि इलेक्शन तो भाईजान हो रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं, आप देख लें आपने आना ही नहीं आना। उन्होंने 21 अक्टूबर की डेट रख दी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी तो एक महीना 10 दिन पड़े हुए हैं, तो आराम आराम से चीजें मैनेज करके देख लेते हैं, चीजें मीनवाइल मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि अगर अभी ना गए तो फिर कभी नहीं जा सकेंगे, फिर तबूत में ही जाएंगे, क्योंकि जितनी उम्र हो गई है उसके बाद अगले 5-7 साल में पता नहीं क्या होता है, ये तो अल्लाह को पता है।
डेट अनाउंस हो गई, 21 अक्टूबर की डेट अनाउंस हुई, और ना सिर्फ अनाउंस हुई, शहबाज शरीफ ने भाई को अपने साथ खड़े करके एक गैर मामूली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आमतौर पे ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बहुत कम देखी है कि जो पार्टी का लीडर है वो 2 कदम पीछे खड़ा हुआ हो साइड पे, और जो पार्टी का कारकुन हो या जो भी हो, भाई हो, जैसे भी हो, वो जो है तकरीर कर रहा हो और वो पैगाम दे रहे हैं कि जी मियां साहब तो आएंगे और 21 अक्टूबर को आएंगे। छोटे मोटे चेहरे चांट की डेटें दे रहे हैं ख्वाजा आसिफ जैसे या दूसरे अपने ये ननकाना साहब वाले जो MNA हैं उन जैसे। तो अब मैं दे रहा हूं डेट, शरीफ खानदान डेट दे रहा है जनाब, 21 तारीख को हम आ रहे हैं। और ये जो आप कहते हैं ना कि वजीर आजम नवाज शरीफ नहीं हो सकता, तो वजीर आजम भी नवाज शरीफ होंगे। अब ये 2 चीजें जो हैं ये डिसाइड होने से पहले जो है ये अनाउंस की गई और फोर्स किया गया। देखिए एस्टेब्लिशमेंट की एक कमजोरी आप समझ लें कि बैक वक्त 2 सियासी जमातों के साथ वो महाज खड़ा नहीं किया जा सकता। ये चीजें सारी मियां नवाज शरीफ को पता है, इसलिए वो दीवार के साथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर इमरान खान जेल से बाहर, अभी तक तो कोई चांस नहीं है कि इलेक्शन से पहले इमरान खान जेल से बाहर आ जाए, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले इमरान खान जेल से बाहर आया तो उसके पीछे मियां नवाज शरीफ होंगे। वो मजबूर करेंगे कि भाई इसको बाहर निकालो, ताकि जो मेरे नाक में दम किया हुआ है वो तो हिसाब किताब बराबर हो। अच्छा आगे चलें जी, भाई साहब वजीर आजम होंगे। उसके बाद अब बयानी से भी नहीं हटना मैंने जी। बयानी के अंदर बड़ी खौफनाक चीजें मैं आपको भी आगे जाके बताता हूं कि ये आसिम मुनीर हो, बाजवा हो, जिया हो, मुशर्रफ हो, जो मर्जी जो कुछ, जब तक जिसके हाथ में डंडा होता है वो सही होता है, लेकिन डंडा जैसे उसके हाथ से निकलता है किसी और के हाथ में जाता है तो वो सही हो जाता है, और जो डंडा देने वाला होता है उसको हैंड ओवर यानी करने वाला, वो बेचारा माजी के अंदर और अपनी तारीख के अंदर जो है रुसवा हो जाता है। अभी इस पे भी बात करते हैं कि आसिम मुनीर माजी के अंदर, मुस्तकबिल के अंदर रुसवा होंगे या उनका नाम जो है वो सुनहरे हरूफों में लिखा जाएगा, इसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन बात हो रही थी कि उन्होंने जनाब पैगाम पहुंचा दिया। अब उनको बताया गया कि भाईजान आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आप मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, चलें फैज तो गया, लेकिन माजी के आर्मी चीफ और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस यानी जस्टिस एजाजुल एहसन, और आप रगड़ा लगाना चाहते हैं और आप अपना बयानिया बनाना चाहते हैं। तो जनाब आज आप बाजवा को रगड़ेंगे तो कल को कोई इमरान खान आके जब वो रिटायर हो चुके होंगे तो आसिम मुनीर को नहीं रगड़ेंगे, इमरान खान तो फ्राई करके रख देंगे। और आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ कितना बेबस होता है, ये आप मुशर्रफ को देख लें, आप बाजवा साहब को देख लें, किसी और को देख लें, ये कोई चीजें ढकी छुपी नहीं है, ये तल्ख हकीकत है। ये किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, ये दीवार पे लिखा हुआ है कि क्या होना है और क्या होगा। इसलिए वक्त पे ही अगर किसी को मत आ जाए तो ये बहुत बेहतर है। बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये होगा जी, ये होगा जी, ये होगा जी, ये होगा। मियां साहब ने अपना बयानिया दे दिया, वो बयानिया किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, फौरी तौर पे आपको मैं बताऊं कि इस वक्त नैब के चेयरमैन पता है कौन है? नाम अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको नाम बता देता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट साहब हैं जनाब। और ऐसे लगता है कि नैब तैयार बैठी थी, नैब की रोजी रोटी लग गई है। चीफ जस्टिस ने फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने, सारे केसेस खुल जाएंगे। 81 टॉप प्रायोरिटी के जो केसेस हैं वो खुल चुके हैं। सारी फाइलें ट्रक में लोड करके अदालत में 2 नंबर एहतसाब अदालत और 3 नंबर एहतसाब अदालत के अंदर पहुंच चुकी है। केसेस नहीं थे, बेरोजगार हो गए थे, सारे के सारे डेपुटेशन पे अमले को भेज दिया था, स्टाफ को भेज दिया था, जजेस को किसी और अदालतों में लगा दिया था कि भाई नैब के अंदर तो कोई केस ही नहीं है, तो फिर यहां पे वेले बैठ के क्यों खाने की बजाय किसी और जगह पे कोई ना कोई काम कर लो। सबको वापस बुला लिया गया है, सबको वापस बुला लिया गया है, फाइलें तैयार करके भेज दी गई हैं। और ये नजीर भट्ट साहब कौन है, माजी में ये क्या क्या करते रहे हैं, इनके बारे में मैं मेरे ख्याल से एंड में बताता हूं। पहले ये वाली स्टोरी में आपको कंप्लीट कर दूं। अच्छा, 48 घंटे के अंदर दोबारा मीटिंग होने जा रही है। ड्रामा
होगा, क्या होगा, ये एक चीज प्लान हो चुकी है। क्लियरेंस वाली चीज अभी तक बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। क्लियरेंस दी है, किसने दी है? अदालत ने दी है, एस्टेब्लिशमेंट ने दी है, या किसी तीसरी ताकत ने दी है? इनको क्लियरेंस चाहिए। मियां नवाज शरीफ इस वक्त ये चाहते हैं कि वो मुल्क में आने से पहले क्लियरेंस ले लें, सारी बातें वाजिया तौर पे क्लियर कर लें, लेकिन सारी की सारी चीजें उनकी शरायत के ऊपर नहीं होंगी, बल्कि शायद सारी क्या आदि भी ना हो। अच्छा, अब ड्रामा ये है कि क्लियरेंस नहीं अगर हुई, बंदे इकट्ठे करने की जितनी दिल से कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, ये आप जाके हलकों के अंदर देख लें कौन कितनी मेहनत कर रहा है। थोड़ा बहुत बंदा आएगा, क्योंकि उनको पता है कि जो मेला सजना ही नहीं, उसके लिए तैयारी क्या करें। क्योंकि मियां साहब ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। मियां साहब को एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा, एयरपोर्ट से उठाएंगे, मियां साहब एकदम से जीरो से हीरो बन जाएंगे, बेलें हो जानी है। अभी तो ये भी फैसला होना है कि जो प्रोटेक्टिव बेल इन्होंने करनी है, नैब उसको चैलेंज करती भी है कि नहीं करती। और जो दूसरा केस है अल अजीजिया वाला, उसके अंदर इनको जब तक ये सरेंडर नहीं करते, भाई कोर्ट लखपत से जेल से उठा के मौसूफ को बाहर भेजा गया है, तो वापस उस जगह पे जब तक नहीं आएंगे, सरेंडर उनका खत्म नहीं होगा, उस वक्त तक कैसे ये जाके मीनारे पाकिस्तान के अंदर तकरीरें कर सकते हैं। बहुत सी चीजें अभी इस वक्त डिस्कस हो रही हैं जो कि अभी तक क्लियर नहीं है। प्रोटेक्टिव बेल का मामला कि जनाब नैब चैलेंज करेगी या नहीं करेगी, अल अजीजिया के अंदर इन्होंने कोर्ट लखपत के अंदर जाके सरेंडर करना है या नहीं करना, रमजान शुगर मिल का क्या मुस्तकबिल होगा, नैब के हवाले है, चौधरी शुगर मिल्क वाला केस नैब के हवाले है, नैब उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेगी, नैब पता चले उनके आने से पहले उनके वारंट गिरफ्तारी निकाल दे तो उसके बाद क्या होगा। ये सारी की सारी चीजें, और साथ भाई, बड़े भाई के साथ छोटे भाई भी हैं इन केसेस के अंदर, ये तो खुले हैं अभी रमजान शुगर मिल वाले, तो ये छोटे वाले भाई भी फिर आपको पता है फिर अंदर जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें इस वक्त ड्रामा क्रिएट करने के लिए एक खिचड़ी पकाई जा रही है। अच्छा, अब मैं आपको आगे बताऊं। मियां साहब कहते हैं जी कि ये जो आपने मिट्टी डालने वाली बात की है, क्योंकि शहबाज शरीफ को तो ये पैगाम दिया गया था कि भाईजान आप भूल जाएं बाजवा को, आप भूल जाएं फैज को, आप भूल जाएं साकिब निसार को। एक की बात करेंगे तो फौज बदनाम होगी, दूसरे की बात करेंगे तो अदलिया बदनाम होगी। एक बात को आप हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा कि आसिम मुनीर हो, बाजवा हो, जिया हो, मुशर्रफ हो, तारीख में वो हमेशा फौज के नाम से याद किए जाएंगे कि 70 सालों में फौज ने क्या किया। उसके बाद जस्टिस मुनीर हो, इफ्तिखार चौधरी हो, साकिब निसार हो, जस्टिस खोसा हो, अता बंदयाल हो, तारीख ये याद करेगी कि पाकिस्तान की अदालत ने क्या किया। कोई नहीं नाम ले लेके, बहुत कम होता है, बदनाम होता है इदारा होता है। क्या मजीद इदारों को बदनाम करने की गुंजाइश पाकिस्तान के अंदर है? किसी सूरत नहीं है। तो वो जो कह रहे थे ना कि मिट्टी पाओ, मियां साहब ने फिर अपने पैगाम दिए, काफी सारे पैगाम दिए मियां साहब ने कि जी ये भी पैगाम एस्टेब्लिशमेंट को दिया कि देखें इंडिया ने कितनी तरक्की कर ली है। ये पैगाम भी एस्टेब्लिशमेंट को दिया उन्होंने कि जनाब मिट्टी पाओ वाला काम अब नहीं चलेगा, जब तक आप इनका एहतसाब नहीं करेंगे उस वक्त तक ये मामला नहीं रुकेगा। तो मियां साहब, आप हर साल हर इलेक्शन से पहले आप हमेशा एक नया बयानिया लेके आते हैं, और जब आपकी हुकूमत खत्म होती है तो आप डील करके मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ये 1999 में मेरी क्या उम्र होगी है, मैं बच्चा था, मेरा शायद उस वक्त आईडी कार्ड भी नहीं बना था। उस वक्त हमने देखा था आपकी हुकूमत जब खत्म हुई थी और आप गए थे, आपने कहा था मैंने कोई डील नहीं की, फिर लिखे हुए कागज और पर्चे बाहर आ गए थे कि जनाब आपके तो साइन इसके ऊपर मौजूद है। लेकिन जब आप वापस आते हैं तो आप इसी नारे के साथ आते हैं कि एहतसाब होगा। तो फिर आपने मुशर्रफ का एहतसाब क्यों नहीं किया? आपकी हुकूमत थी, थोड़ा सा प्रेशर आता है फिर आप फौरी तौर पे यूं करके चुप करके आप बैठ जाते हैं, आप कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, ठीक है जी सानू हुकूमत करन दियो, ए काम चलता रहने दियो, कोई मामला नहीं। तो बात यह है कि इस बयानिए में जनरल आसिम मुनीर साहब, आप भी ये बात समझ लें कि आज जनरल बाजवा को रगड़ा जाएगा तो कल जब आप रिटायर हो जाएंगे, एक ना दिन तो आपने रिटायर होना है, तो फिर आपको भी बहुत ज्यादा रगड़ा जाएगा, क्योंकि ये तहरीक इंसाफ वाले रगड़ने में माहिर हैं। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि आपने इस इदारे को या आपने
कहने वाले तो कह रहे हैं कि जनाब आसिम मुनीर साहब किसी सूरत भी जनरल बाजवा को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं जो बाजवा के साथ थे वो मेरे साथ नहीं। लेकिन ये सारी की सारी बातें हैं। लेकिन एक चीज जो जिसने मुझे हिला के रख दिया वो जनरल इरफान, मेजर जनरल इरफान की प्रमोशन ना होना है। मेरा कोई काम नहीं है कि मैं प्रमोशनों पे बात करूं, मेरी औकात ही नहीं है कि मैं प्रमोशनों पे बात करूं। लेकिन मैं उन सहाफियों को जब सुनता हूं जो बताते हैं कि जनाब 4 दी प्रमोशन हो गई है, एक रोक लिया है क्योंकि वो शाह दे नालों शाह दा ज्यादा वफादार सी। उन्हें मरियम नू फला कीता, उन्हें टिमका कीता, उन्हें एवं कीता, तो जनाब दी प्रमोशन रुक गई। तो मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूं कि एक इदारा होता है, मेरा बॉस मुझे कुछ कहे कि ये करो, मैं करूंगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो बदनामी इसी वजह से है कि एक अफसर का तबादला हो जाए, आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात दोबारा रिविजिट होते हैं, खत्म, सारी माजी की कुर्बानियां जीरो हो जाती हैं बिल्कुल। तो यहां पे ये अपने लिए काम कर रहे थे, ये किसके कहने पे काम कर रहे थे, और कौन था इनका बॉस, कौन इनको हदायत दे रहा था, किसकी पॉलिसी थी, कैसे चल रहा था ये सारा कुछ। बहरहाल अगर आप ये समझते हैं कि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको ये भी समझना चाहिए कि उनको भी ये बात नहीं करनी चाहिए थी, जो कि इस तरीके से ये तासुर दे रहे हैं कि फौज में अगर आप कोई जरूरत से ज्यादा अच्छा काम कर देंगे तो फिर भी आप खुड्डे लाइन लग सकते हैं। बहरहाल ये सारी की सारी बातें साइड पे हैं। बिलावल को पैगाम दे दिया गया कि भाईजान वो आप जो समझ रहे थे ना कि फवाद हसन फवाद भी तो फलां भी तो डिमकां भी तो डिमकां भी, ये सारे के सारे तो उनके बंदे हैं, उन्हीं की हुकूमत है, सारा कुछ उनकी मर्जी से चल रहा है, तो कोई किसी की मर्जी से नहीं चलेगा। आप जरा देखते जाए तमाशा क्या होता है। फौज को या एस्टेब्लिशमेंट को सिर्फ और सिर्फ अपनी इज्जत अजीज है, उसके अलावा और किसी की अजीज नहीं है। तो ये सारी की सारी लेवल प्लेइंग फील्ड जो है आपको वक्त आने पे मिल जाएगी। और मजे की बात यह है कि अभी तक ये भी फैसला नहीं हुआ कि वजीर आजम शहबाज शरीफ होंगे या वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाने का फैसला अभी तक नहीं हुआ। यस, रास्ते क्लियर होने की खबरें आ रही हैं कि उनको वापसी की इजाजत दे दी गई है, उनके साथ वो कुत्तों वाला सलूक नहीं किया जाएगा जो जनरल बाजवा ने किया था। लेकिन हर चीज तय नहीं है अभी तक, हर चीज तय नहीं है। और मैं काफी लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त जो है ना सख्तियां बहुत बढ़ चुकी हैं, बहुत ज्यादा सख्तियां बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट का जो इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं जा रहा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें चीज़ों को रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है, चीज़ों को रिविजिट करने की ज़रूरत है। फौज और सियासत ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। सियासत के अंदर तो आपको चिच्चड़ हो गए, नहीं पाजी नहीं पाजी नहीं पाजी नहीं पाजी कह के मनवाना पड़ता है। फौज के अंदर आपने मारनी होती है गोली और अगले बंदे को फटर कर गए और आपने आगे जाना होता है। तो ये दोनों स्ट्रेटेजियां जो है ना वो दुश्मन होता है, वो मुल्क का, आपको मुल्क के दुश्मन को उड़ाने की इजाजत है। ये बात समझने की जरूरत है। अपनों के तो सर पे आप खड़े हुए हैं जनाब, अपनों की तो मोहब्बत के जो मीनार हैं अपनों के, वो आपका फख्र है, वो आपका सब कुछ है। उनके बगैर आप एक मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए हमें चीजों को रिविजिट करने की जरूरत है। और वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको जल्दी जल्दी बताता जाऊं कि जनाब जिस दिन चेयरमैन नैब लगा था लेफ्टिनेंट जनरल, उसी दिन स्ट्रेटेजी का समझ आ गई थी। जिस दिन आप गौर करें 3-4 जनरल लगे थे मुख्तलिफ अहम इदारों के, तो उसी वक्त बात समझ आ जानी चाहिए थी कि लंबी प्लानिंग है और ये जो डंडा चलेगा, ये इस्लाहात को जब तक इस मुल्क के अंदर नाफिज नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मामला ठीक नहीं होंगे। अच्छा, नजीर अहमद भट्ट की बात कर रहे थे, जल्दी जल्दी बता देते हैं जनाब। ये 2018 में रिटायर हुए थे। इनको राहील शरीफ साहब ने लेफ्टिनेंट जनरल बनाया था। ये कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, लेकिन ये 3 दफा मिलिट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। सबसे पहले ये मिलिट्री सेक्रेटरी बने थे शौकत अजीज के, उसके बाद बने थे ये सोमरो के, और उसके बाद ये बने थे यूसुफ रजा गिलानी के। तो 3 लोगों के ये बन चुके हैं। और अब यूसुफ रजा गिलानी का केस माई लॉर्ड के पास आया हुआ है, तो देखें क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है। बहरहाल अभी तक के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से मैंने आपको तमाम जो गेम चल रही है बिहाइंड
वो आपको समझा दी है। उम्मीद है आपको कुछ समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मजीद इसी तरीके से जो ताने बाने और साजिशों के जाल पसे पुष्ट बुने जा रहे हैं उन पर रोशनी डालूंगा। आइंदा तक ले जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।